सुप्रीम कोर्ट की जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। सीबीआई जांच के लिए हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। हाथरस का सच सामने लाने के लिए एसआईटी ने ऑपरेशन 40 तैयार किया है। अब आपको बता देते हैं, दरअसल ये ऑपरेशन 40 है क्या। अब गांव के 40 लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं जो 14 सितंबर पर मौका वारदात के आसपास ही मौजूद थे। एसआईटी ने पुलिस की लापरवाही को लेकर सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट की जो जज की निगरानी में होती है उससे होनी चाहिए थी। सीबीआई जांच के लिए हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। हाथरस का ऑपरेशन 40, जांच के घेरे में वोट 40। आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है। वो 40 बोलेंगे, राज खोलेंगे। हाथरस का सच अब ऑपरेशन 40 पर टिका है। इस ऑपरेशन को बर्बरकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तैयार किया है। निशाने पर गांव के 40 लोग हैं। एसआईटी ने 40 लोगों की लिस्ट बनाकर सभी को पूछताछ के लिए तलब किया है। इनमें आरोपियों के घर वाले भी हैं और गांव के चश्मदीद भी। उन लोगों को शामिल किया गया है जो वारदात के वक्त आसपास थे। मसलन पंप वाले, खेतों में काम करने वाले, गांव के प्रभावशाली लोग, दोनों परिवारों को जानने वाले लोग, पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिखे लोग। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। और यहीं से ये आप जो देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल पर कुछ लोग मौजूद थे उस दिन। इनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने यहां से बुलाया है। और ये गांव का वो हिस्सा है जो किनारे का हिस्सा पड़ता है। यहां पर भी लोगों से जो यहां घरों में मौजूद थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही कि पुलिस ने आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में लैप्स किए हैं, उनकी छानबीन के लिए एसआईटी इनसे पूछताछ के लिए बुला रही है। हाथरस कांड में सबसे ज्यादा विवादों में घिरा आधी रात का अंतिम संस्कार। रात के अंधेरे में पुलिस ने पीड़िता को जलाया था। सर, मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे पर नहीं बढ़ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है। एसआईटी इस काले अध्याय की जांच कर रही है। अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिख रहे लोगों को जांच में शामिल किया गया। एसआईटी जानना चाहती है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था, पुलिस ने क्या किया, किन हालात में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। एसआईटी जिस तरीके से जो आस पड़ोस के घर हैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरफ जो इलाका है ये यहाँ पर आरोपियों का घर है और इसी के सामने जस्ट जो घर पड़ता है ये पीड़ित परिवार का घर है। एसआईटी इनके जो अगल बगल के लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। 40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। इसके साथ ही 14 तारीख की जो घटना हुई थी उस घटना में कौन कौन से लोग हैं, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इन तमाम चीजों को देखा, इसको लेकर के भी छानबीन की जा रही है। एसआईटी की पूछताछ वाली लिस्ट में पीड़ित और आरोपी को जानने वाले लोग भी हैं। जांच टीम जानना चाहती है कि क्या पीड़ित और आरोपी परिवारों में कोई पुरानी रंजिश थी या फिर परिवारों के बीच संबंध कैसे थे। पीड़ित परिवार को न तो पुलिस पर भरोसा है न ही प्रशासन पर। एसआईटी जांच से उन्हें उम्मीद ज्यादा नहीं है। आप खुद ही सुन लीजिए पुलिस और एसआईटी जांच को लेकर परिवार की क्या राय है।
सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। ऐसे में एसआईटी की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। उसे पीड़ितों को भी भरोसे में लेना है, सच भी बाहर लाना है, हाथरस कांड में इंसाफ भी दिलाना है। ऑपरेशन 40 के तहत एसआईटी कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है और कुछ से पूछताछ करनी बाकी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हाथरस से जुड़ी हुई बता दें कि हाथरस के गांव में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे डीआईजी शलभ माथुर ने कहा है कि पीड़ित परिवार को पुलिस की सुरक्षा से संतुष्टि है। वो लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई। शलभ माथुर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सुरक्षा के लिए जिस तरीके से परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे थे कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, किस तरीके के इंतजाम इस समय दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से आपको यहाँ भेजा गया है। जी, सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे 2 शिफ्ट के अंदर ड्यूटीज है, पीएससी भी है, सादा पुलिस बल भी है और इसके साथ साथ हमारे पुलिसकर्मी जो राजपत्र अधिकारी वो भी तैनात है। 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, अलग अलग तरह की ड्यूटी है, शेडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और साथ ही साथ हम लोग के द्वारा यहाँ पे फायर की भी तैनाती की गई है, फायर यूनिट की भी, और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन है और निरंतर रूप से संवाद स्थापित है और आप स्वयं ने भी आपने भी देखा होगा कि पर्याप्त संख्या में अब पुलिस बल है। इसके अलावा नियमित रूप से जो पीड़ित परिवार है उनसे भी बातचीत की जाती है और उनके द्वारा जो भी चीजों की सुझाव या उनको जो रहता है उस संदर्भ के अंदर हम लोग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको यहाँ भेजा गया। पूरा जो गांव का इलाका है, इन लोगों का ये कहना कि कई जगहों पर पंचायतें हो रही हैं जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। जी, इस संदर्भ के अंदर भी मंत्रणा की गई है और इस संदर्भ में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी है जिला प्रशासन के साथ और जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ तैयार की जा रही है और इस सीट के अंदर जो है जो घर वालों के पीड़ित परिवार की सुरक्षा है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल। हाथरस मामले को 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन इंसाफ अभी भी बाकी है। पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहा है तो वहीं आरोपी परिवार खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। जांच सीबीआई तक पहुंच चुकी है लेकिन अब इस बड़ी एजेंसी का इंतजार है। पच्चीस दिन हो गए लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। पीड़ित परिवार के आंसू आंखों में सूख गए लेकिन जख्म अब भी नहीं भरा है। गुहार लगाते लगाते गला भर आया लेकिन सवालों के जवाब का इंतजार खत्म नहीं हुआ। पीड़ित परिवार को न तो प्रशासन पर भरोसा है, न ही पुलिस पर, न ही एसआईटी जांच पर कोई भरोसा है और न ही सीबीआई जांच पर और न ही सरकार पर कोई भरोसा है। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी। नहीं तो काम बाकी बचा है अभी, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है अभी। उनके 100 सवालों के एक जवाब है कि बॉडी जलाई क्यों, क्या चीज छुपाई है। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और न हमें पता हो। और रामू, हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माओ खिलर पे हो, रामू मारो 7 बजे गयो 12 बजे घर आए। हम अपन ही बता रहे, हमने कोई वाको बुना देखो कि कब गो है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। जो चिट्ठी आई है माँ ने लिखी तो होती होंगी, पर लेकिन हमने ना। पीड़ित परिवार डरा हुआ है लेकिन पहरा सख्त है। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हर वक्त निगरानी के लिए कंट्रोल रूम है।
घर के सामने का जो रास्ता जाता है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इसका कंट्रोल रूम आपको दिखाते हैं कि कहां पर बनाया गया है। कंट्रोल रूम की जानकारी और निगरानी बाकायदे यहाँ अधिकारी शाम टाइम में करते हैं। ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पर जो है पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सीसीटीवी कैमरे जो 5 की संख्या में लगाए गए हैं अलग अलग गलियों में, उनके कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की जाती है। और यही शाम को जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोगों की तफ्तीश करते हैं। कंट्रोल रूम आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, इसमें जो मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें घर के अंदर की तस्वीरें तो आ ही रही हैं, साथ ही जो गांव के आसपास का जो इलाका है वो पूरा इसमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा आरोपी पक्ष है। चारों आरोपी जेल में है, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनकी अपनी दलील है, अपनी थ्योरी है। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो पता नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ। अलीगढ़ जेल में बंद एक आरोपी संदीप ने तो एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को बेगुनाह बताया। अपनी चिट्ठी में उसने लिखा, पीड़िता से पहले दोस्ती थी, पीड़िता से फोन पर बात होती थी, पीड़िता के परिवार को बातचीत पसंद नहीं थी। वारदात के दिन खेत में मुलाकात हुई। माँ भाई ने लड़की को घर भेज दिया। माँ भाई की पिटाई से ही लड़की की मौत हुई। लवकुश की मां ने अपने बेटे को बोला कि वहां पर पानी लेकर के वो पहुंचे और ये जानकारी मिल रही है कि सड़क के पास से पानी लेकर के आया गया। तो इस तरीके की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों की जो तफ्तीश एसआईटी कर रही है, वो भी पूछताछ करने के लिए बहुत सारे जो पड़ोसी हैं, जो आस पड़ोस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कई लोगों को नोटिस सर्व किया गया है और उन लोगों से पूछताछ के लिए ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर इन दोनों परिवारों के बीच में संबंध कैसे थे। 25 दिन में मामला कहां से कहां पहुंच गया। गांव जाति में बंट गया, गांव में जाति पंचायत होने लगी, दलित बनाम सवर्ण पर सियासत गरमाने लगी। अब तो साजिश की थ्योरी भी आ गई। वेबसाइट सामने निकल आई, दंगा गैंग भी उभर कर आया, खाते और पैसों का कनेक्शन तलाशा जाने लगा। देखिए, वो जो वेबसाइट जो बनाया गया है अजीबोगरीब वेबसाइट है, उसकी बुनियाद पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी कुछ इनका गवर्नेंस में गलती हो जाती है तो उसको कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए। ये तो पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए भैया, जांच से पहले जंप करने की जरूरत नहीं है। इस साजिश के सुरमाओं का सच सामने आएगा। वेट एंड वॉच। अब कुछ लोगों को जांच से पहले ही जंप करने की आदत पड़ती है, जांच से पहले ही जजमेंट देने लगते हैं। तो जो है वो इन साजिश के सुरमाओं के सच को सामने आने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके पीछे की मकसद और मंशा का लोगों को पता लगेगा। हाथरस की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले में अभी कूदी नहीं है। न तो केस संभाला है, न ही मौके पर पहुंची है। हाथरस की घटना को 25 दिन हो चुके हैं। एसआईटी जांच में पुलिस पर ही गाज गिर गई, लेकिन इंतजार है कि सीबीआई जांच कब शुरू होगी। काफी दिन हो गए सीबीआई जांच के निर्देश दिए हुए, लेकिन अभी तक क्या सीबीआई ने मामला दर्ज किया? यहाँ हाथरस के इस बूलगढ़ी गांव में जांच का इंतजार पीड़ितों को भी है, आरोपियों को भी है, लेकिन वो जांच शुरू ही नहीं हुई तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर ये देरी क्यों? हाथरस कांड को 25 दिन हो गए। जांच की दिशा जा कहाँ रही है कोई नहीं जानता। अभी तो जांच में सीबीआई की एंट्री भी होनी है। एसआईटी भी जांच कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब देखना है कि हाथरस की जांच कहां तक पहुंचती है, कब अंजाम तक पहुंचती है। जितेंद्र बहादुर सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस मामले में इस समय बड़ा सवाल ये है कि हाथरस की बेटी का कातिल कौन है, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की जांच की आंच सामने आ रही है, केस में नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दे तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पीड़ित पक्ष के अपने तर्क हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे
गलत इंजाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही कराया जो कुछ कराया। आरोपी पक्ष की अपनी दलीलें हैं, तो आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर हाथरस की बेटी का कातिल कौन है? ये वो चिट्ठी है जो हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने जेल से लिखी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है, बल्कि मुख्य आरोपी संदीप ने तो ये दावा कर दिया है कि पीड़िता उसकी दोस्त थी। इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस चिट्ठी ने पहले से उलझे हाथरस केस को और पेचीदा बना दिया है। चिट्ठी में मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके मां और भाई भी थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत चला गया और वहां अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और मां ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाद में वो मर गई। मैंने कभी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। आरोपियों की इस चिट्ठी को हाथरस पुलिस ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दिया है, जो इस केस की जांच को एक नया टर्न दे सकती है। चिट्ठी सामने आने के बाद अब आरोपियों के परिवार पीड़ित परिवार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है, उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और संदीप है, वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस। हाथरस केस का मुख्य आरोपी कह रहा है कि वो वारदात वाले दिन पीड़िता से मिला था। वो पीड़िता से दोस्ती का दावा भी कर रहा है और पीड़िता से फोन पर बात होने की बात भी मान रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके बेटों को फंसाया गया है। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और न हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए जो दलील को आई ने हमने जो आरोप लगाया बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में हम कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद हाथरस केस का रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया। ये वीडियो 14 सितंबर का है, जब वारदात के बाद पुलिस की एक टीम क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंची थी। ये वीडियो खुद पुलिस वालों ने बनाया था। वीडियो में 4 हंसिया पड़े हुए हैं, कपड़े पर कटी हुई घास रखी हुई है और चप्पल भी मौके पर मिली है। 22 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिवार के आरोपों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आज एसआईटी ने टीम में गांव के 40 लोगों से पूछताछ की। हाथरस की घटना में घटना वाले दिन का एक वीडियो साफ तौर पर इशारा करता है कि उस वक्त वहां पर कम से कम 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो चाहते तो उस घटना के लिए लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहां पर मिले सबूत तमाम ऐसे अहम हैं जिनके आधार पर अगर जांच बढ़ाई जाए तो कई ऐसे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल होगा जो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि गहनता से जांच पड़ताल ही नहीं बल्कि पूछताछ भी की जाए, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी खोई है, ये सच है, लेकिन जिस तरह से इस केस में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि पीड़ित परिवार की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने बार बार बयान बदले, जिससे संदेह होता है।
आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है। गांव का एक वर्ग कह रहा है कि पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है। और संदेह पैदा करने वाली एक वजह ये कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी है, जो ये साबित करती है कि पीड़िता के भाई के फोन से आरोपी संदीप के फोन पर 104 बार कॉल किए गए और आधे से ज्यादा कॉल्स रात के वक्त किए गए। मुख्य आरोपी के साथ इस बातचीत के बारे में पीड़ित परिवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि सच बोलने वालों को हमेशा यही सजा मिली है, फांसी है, मारना, यही सब सजा मिली है। और सच की आवाज कभी दबी नहीं है, ना रुकी है। मैं यही बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। अब तो लास्ट चांस वो ही है, हम लोगों को कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। और हमें बस कुछ ऐसा ला के दे दो जो हम सब खिला दें, हम सो जाएं। पीड़ित परिवार के साथ अब आरोपियों के परिवार भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, एसआईटी की टीम इसका पता लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि इस केस का सच जल्द देश के सामने आ जाएगा। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।